नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। ट्विटर और भारत सरकार में फिर से तनातनी हो सकती है। ट्विटर ने भारत सरकार के कुछ आदेशों को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म से कुछ सामग्री हटाने के भारतीय आदेशों की कानूनी समीक्षा कर रहा है। भारत सरकार ने उससे कोरोना काल, किसान आंदोलन और हेट स्पीच को लेकर कुछ ट्वीट्स को हटाने के लिए कहा था। ट्विटर सभी ट्वीट्स हटाने को राजी नहीं है, इसीलिए वो इस सारे मामले की अब कानूनी ढंग से देख रहा है। इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ट्विटर ने कुछ आदेशों को कानूनी चुनौती दी है। अमेरिकी कंपनी जिस तरह इस मामले की न्यायिक समीक्षा कर रही है वो भारत सरकार के साथ उसके बढ़ते टकराव का संकेत है। ट्विटर को पिछले एक साल में भारतीय अधिकारियों ने स्वतंत्र सिख राज्य के समर्थन वाले ट्विटर हैंडल सहित कई ट्वीट्स पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसमें किसान आंदोलन और सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान उससे निपटने में असफलता को लेकर किए गए ट्वीट्स भी शामिल हैं। उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी के हत्यारे और जम्मू कश्मीर में पकड़े गए लश्कर के एक आतंकी के बीजेपी से संबंध निकलने पर कांग्रेस उस पर बुरी तरह हमलावर हो गई है। युवक कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली में कई जगहों पर उदयपुर और जम्मू के मामलों से जुड़े इन लोगों के पोस्टर लगाए और सवाल पूछा कि यह बीजेपी का राष्ट्रवाद है या आतंकवाद। बता दें कि उदयपुर में कन्हैयालाल के हत्यारों में से एक मोहम्मद रियाज की कई तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें वो बीजेपी के नेताओं के साथ दिखाई दिया था। राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ भी मोहम्मद रियाज की तस्वीर वायरल हो रही है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि उनके लिए काली देवी मांसाहारी और शराब को स्वीकार करने वाली देवी है। मोइत्रा ने ये बात मंगलवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कही। बता दें कि काली पर बनी एक फिल्म के पोस्टर को लेकर इन दिनों विवाद हो रहा है, क्योंकि इस पोस्टर में काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इस बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि आपको आज़ादी है कि आप अपनी देवी के बारे में किस तरह की कल्पना करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर देवताओं को शराब चढ़ाई जाती है, जबकि कुछ अन्य जगहों पर ऐसा करना ईशनिंदा है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि अगर आप सिक्किम में जाएं तो वहां पर देवी काली को शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे और वहां पर लोगों को बताएंगे कि आप देवी काली को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाना चाहते हैं तो वे इसे ईशनिंदा मानेंगे। महुआ मोइत्रा के काली को लेकर दिए गए बयान से तृणमूल कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। टीएमसी की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि महुआ मोइत्रा के बयान का पार्टी समर्थन नहीं करती है। इसके साथ ही टीएमसी ने महुआ के बयान की निंदा की। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी इसको लेकर सफाई दी है। महुआ ने ट्वीट कर कहा कि मैंने किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया है। महुआ ने कहा कि आप सभी संघियों के लिए झूठ बोलना आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। मैंने कभी किसी फिल्म या पोस्टर का समर्थन नहीं किया या धूम्रपान शब्द का जिक्र नहीं किया। मेरा सुझाव है कि आप तारापीठ में मेरी माँ काली के पास जाएं, ये देखने के लिए कि भोग के रूप में क्या खाना पीना दिया जाता है। जय माता रा। बीजेपी की निलंबित नेता नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों द्वारा की गई टिप्पणियों की पूर्व जजों, पूर्व नौकरशाहों और सेना के पूर्व अफसरों ने आलोचना की है। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी और उनसे टीवी पर जाकर देश से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा था। बहरहाल 15 पूर्व जजों, 17 पूर्व नौकरशाहों और सेना में रहे 25 रिटायर्ड अफसरों ने एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच की टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ये न्यायिक नियमों और मर्यादाओं के मुताबिक नहीं। पत्र में कहा गया है कि जजों के द्वारा की गई टिप्पणियों का नूपुर शर्मा की ओर से दायर याचिका से कोई संबंध नहीं था। पत्र में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का दृष्टिकोण प्रशंसा के लायक नहीं है और ये सर्वोच्च न्यायालय की पवित्रता और इसके सम्मान पर असर डालता है। साथ ही न्याय देने के सभी सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। बता दें कि नूपुर शर्मा पर की गई टिप्पणियों के बाद सोशल मीडिया पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ अभियान चलाया गया है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय को लेकर अपमानजनक बातें कही गई हैं। इसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने कहा था कि न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत हमले एक खतरनाक स्थिति है। उन्होंने सोशल मीडिया के रेगुलेशन की भी बात कही थी। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी के खिलाफ टिप्पणियां करने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एचपी संदेश को तबादला किए जाने की धमकी मिली है। जस्टिस संदेश ने कहा कि वो उस तरह की धमकियों से नहीं डरते। जस्टिस संदेश ने बीते दिनों में एसीबी के कामकाज को लेकर कई टिप्पणियां की थीं। ये टिप्पणियां बेंगलुरु शहर के उपायुक्त के दफ्तर में कार्यरत एक उप तहसीलदार पीएस महेश की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई थी।
बता दें पीएस महेश को मई 2021 में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। महेश ने अपने बयान में ये दावा किया था कि उसने ये रिश्वत बेंगलुरु शहर के तत्कालीन उपायुक्त डीसीजे मंजुनाथ के निर्देश पर ली थी। अदालत ने इस पर आपत्ति जताई थी कि किस तरीके से वरिष्ठ पुलिस अफसरों को बचाया जा रहा है और इस मामले में केवल जूनियर अफसरों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के बाद एसीबी ने आईएएस अफसर मंजुनाथ को गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इससे पहले की तमाम सुनवाइयों में भी एसीबी की खिंचाई की थी और इसे भ्रष्टाचार का केंद्र बताया था। सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान जस्टिस संदेश ने कहा कि उन्हें एक साथी जज ने बताया है कि उनका तबादला किया जा सकता है क्योंकि एसीबी के एडीजीपी उनके बयानों से खुश नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज एचपी संदेश ने अदालत में ही कहा कि ऐसा लगता है कि एसीबी के एडीजीपी कोई ताकतवर इंसान है और मुझे ये बताया गया है कि मेरा तबादला किया जा सकता है। उन्होंने कहा यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अदालत पर हमला है। जस्टिस संदेश ने एसीबी और इसके वकील की खिंचाई करते हुए कहा कि वो किसी पद के जाने से नहीं डरते, वो एक किसान के बेटे हैं और खेत में हल चलाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी राजनीतिक दल या किसी विचारधारा से नहीं बल्कि संविधान से संबंध रखते हैं। जस्टिस संदेश ने कहा कि उन्होंने जज बनने के बाद किसी तरह की संपत्ति जमा नहीं की है बल्कि अपने पिता की 4 एकड़ ज़मीन बेच चुके हैं। उन्होंने एसीबी के वकील से कहा कि वकालत एक पवित्र पेशा है और इसमें भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं है। जस्टिस संदेश ने एसीबी से कहा कि आप जजों को धमकी देने वाली स्थिति में पहुंच गए हैं जबकि पूरा राज्य भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जिस संविधान की शपथ लेकर केरल के विधायक और सीपीएम नेता साजी चेरियन मंत्री बने, उसी संविधान को अब वो बुरा भला कह रहे हैं। उनके बयान का वीडियो मंगलवार को सामने आया और उसी के बाद से विवाद तूल पकड़ रहा है। साजी चेरियन केरल के मत्स्य पालन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री हैं। हाल ही में पथानमथिट्टा के मल्लापल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेरियन ने कहा कि मानव जाति का शोषण शुरुआत से ही हो रहा है, लेकिन चर्चा अमीरों की होती है। फिर हम सब कहेंगे कि हमारे पास एक सुंदर लिखित संविधान है, लेकिन मैं कहूँगा कि देश का संविधान इस तरह से लिखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लूटा जा सके। मंत्री ने कहा कि अंग्रेज़ों ने जिसे तैयार किया वही संविधान भारतीयों ने लिख दिया है। पिछले 75 वर्षों से यह लागू है। मेरा कहना है ये देश की जनता को लूटने के लिए एक सुंदर संविधान है। हालांकि संविधान में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी कुछ अच्छी चीज़ों के निशान हैं, लेकिन इसका उद्देश्य आम आदमी का शोषण करना है। केरल के मंत्री साजी चेरियन ने संविधान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां श्रमिकों के आंदोलन को मान्यता नहीं दी जाती है। इसका कारण संविधान है जो श्रमिकों के शोषण को स्वीकार करता है। उन्होंने देश में अडानी और अंबानी के विकास की ओर इशारा करते हुए कहा कि अडानी अंबानी संविधान द्वारा संरक्षित हैं। हम में से कितने लोग उनके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं? इस बात पर जोर देते हुए कि भारत में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती, चेरियन ने कहा कि अब जब केरल में पहली कम्युनिस्ट सरकार 1957 में सत्ता में आई तो उसका पहला निर्णय श्रम कानूनों को लागू करना था। उसने किया। दूसरी तरफ संविधान ने शोषण की निंदा की है, लेकिन कम वेतन वाले श्रमिकों की कीमत पर देश में करोड़पति शक्तिशाली बनकर उभरे हैं। श्रमिकों को मजदूरी से वंचित किया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि लाभ श्रमिकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। मजदूरों को 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय 18 से 20 घंटे तक मेहनत करनी पड़ती है। क्या संविधान उन्हें किसी सुरक्षा की गारंटी देता है? ईडी ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी और बेटे को उनके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। 73 वर्षीय खान रामपुर सीट से सपा के विधायक भी हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान यूपी विधानसभा में स्वार विधानसभा सीट से विधायक और पत्नी तजीन फातिमा को इस सप्ताह लखनऊ में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष अलग से पेश होने के लिए कहा गया है। एजेंसी आपराधिक धाराओं के तहत उनके बयान दर्ज कराना चाहती है। ईडी ने कहा कि आजम खान के खिलाफ चल रहे मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की जांच की जा रही है। आजम खान को सीतापुर जेल में बंद करने के मामले में एजेंसी ने उनसे पूछताछ की है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। कथित जालसाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें अंतरिम जमानत देने के 27 महीने बाद मई में उन्हें जेल से रिहा किया गया था। छत्तीसगढ़ की पुलिस मंगलवार को जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने गाजियाबाद पहुंची। रोहित रंजन को हिरासत में लिए जाने के दौरान छत्तीसगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई। इस दौरान वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लग गया। इसके बाद रोहित रंजन को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है। इंदिरापुरम पुलिस मौके पर है, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब एंकर रोहित रंजन को यूपी पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को हिरासत में नहीं लेने दिया। इससे पहले तो रोहित रंजन ने मंगलवार सुबह एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ पुलिस बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर के बाहर खड़ी है। क्या यह कानूनन सही है?
उन्होंने इस ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी जोन लखनऊ को भी टैग किया। इस पर रायपुर पुलिस ने उन्हें ट्विटर पर जवाब दिया कि सूचित करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, फिर भी अब उन्हें सूचित किया जा चुका है। रायपुर पुलिस ने कहा कि आपको कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट दिखाया गया है, आपको सहयोग करना चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए और अपना बचाव अदालत में रखना चाहिए। बता दें, जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन के कुछ दिन पहले राहुल गांधी के केरल के वायनाड में उनके दफ्तर की तोड़फोड़ को लेकर दिए गए बयान को उदयपुर हत्याकांड का बताकर प्रसारित किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने उनके दफ्तर में तोड़फोड़ करने वालों को बच्चा बताया था और उनके प्रति कोई नाराजगी ना होने की बात कहते हुए माफ़ करने की बात कही थी। लेकिन जी न्यूज़ ने इसको उदयपुर में हत्याकांड को लेकर दिया गया बयान बताया और फिर कांग्रेस ने कार्रवाई की बात कही। ईडी ने मंगलवार को चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के देश भर में 44 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर की गई है। कंपनी की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई बयान नहीं मिल सका है। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दक्षिण के राज्यों में की गई है। बता दें कि साल 2020 में उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने वीवो के खिलाफ एक ही जैसे IMEI नंबर के 13,500 फ़ोन बनाए जाने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। एक ही IMEI नंबर के 2 फ़ोन नहीं हो सकते हैं और ऐसा होने पर जेल की सज़ा का प्रावधान है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।